नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की। देखिए, मैं आप लोग को क्लास 10th का जो साइंस पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। ये चीज़ आपकी बहुत शार्ट नोट्स है, बहुत शार्ट नोट्स है। मतलब समझ जाइए कि ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले आपको पढ़ना होता है और इसमें सारी डिफिनीसन जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सभी को हम कवर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 14 वीडियो जाएंगी। वन शॉट वीडियो है, एक चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपका यह वन शॉट वीडियो है, ठीक है। क्या है? वन शॉट वीडियो है। तो आप लोग क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो को, ठीक है, पूरी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। जितनी भी वन शॉट वीडियोज हमारी आएंगी, ठीक है, सभी को आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा यह, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चूँकि आपको पता है कि किताब में पहले केमिस्ट्री दे रखा है, तो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ही टैग करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर आज का हमारा क्लास है चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में इम्पोर्टेंट आपकी डिफिनीशंस क्या हैं। पहली डिफिनीशन है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु नए क्रम में व्यवस्थित होकर नए भिन्न गुण वाले उत्पादों का निर्माण करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक, ठीक है, क्या होंगे, दो या दो से अधिक या फिर कहिए एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक एग्जांपल देने के लिए इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल आपका यह है कि मान लीजिए कि आपने क्या लिया, चावल लिया, ठीक है, क्या लिया, चावल, ठीक है। अब प्लस आपने उसमें मिला दिया पानी। चावल और पानी मिलाने के बाद जो रिएक्शन होगा तो आपको पका हुआ चावल मिलेगा, ठीक है, पका हुआ चावल मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझिए कि चावल और पानी क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थ हैं, ये मिलकर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये जो आपको प्राप्त हुआ है यही आपका उत्पाद है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए। चलो इसमें कुछ पॉइंट और भी दिए हुए हैं, इसको समझ लेते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आप देखते हो कि गर्मियों में दूध का खराब हो जाना, गर्मी में यदि आप दूध को रखते हैं तो दूध फट जाता है, अर्थात कि खराब हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अंगूर का किण्वन होना, लोहे का संक्षारण अर्थात कि जंग का लगना, लोहे में जो जंग का लगना अर्थात संक्षारण होना जो होता है आपका क्या कहलाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अब रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य अभिलक्षण होते हैं, जैसे कि पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, चौथा है तापमान में परिवर्तन। याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, तो ये चीज़ आपको पूरा याद रहनी चाहिए, क्या क्या है आपका, ठीक है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में, तीसरा गैस का उत्सर्जन और चौथा तापमान में, ठीक। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद कभी कभी ये पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक जो अभिक्रिया थी उसी को आप समीकरण के रूप में जब लिख देते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी उसी को आप समीकरण के रूप में लिख दोगे तो रासायनिक समीकरण होगा। जैसे एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पादों एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था का प्रदर्शित करता है या भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण के बाद
अगला पॉइंट जो आपका है संतुलित रासायनिक समीकरण। ये भी रासायनिक समीकरण ही है, लेकिन कैसा है, संतुलित है। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। दोनों पक्षों में प्रत्येक में क्या होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे हम लिख सकते हैं C+O2 साइन ऑफ रिएक्शन CO2। यहाँ देखिए कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो है। तो इसे हम कह सकते हैं कि संतुलित समीकरण है। इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए इतने के बाद अब समझिए आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं आप लोग को दे देता हूँ। देखिए H, ठीक है, देखिए ये क्या है आपका H2+Cl, ठीक है 2। अब क्या करना है, इनका रिएक्शन कराइए आप। ठीक है, इनका जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा HCl। क्या इसे भी संतुलित समीकरण आप कहेंगे? हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। और संतुलित समीकरण के लिए शर्त क्या थी कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, कैसे बराबर है? इसलिए इसको भी 2 बनाएंगे। यहाँ 2 आप जैसे ही लिख देंगे तो H भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। इस तरीके से आपका क्या होगा, ये संतुलित समीकरण होगा। ठीक है, अब चलिए लिखा है भौतिक अवस्थाओं का संकेतन, समझना जरूरी है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः, ठीक है, गैस को G से संकेत है, द्रव का L, जलीय का एक्वस AQ तथा ठोस को S से दर्शाया जाता है। अवक्षेपण के लिए चिन्ह देखिए, ये चिन्ह जो नीचे की तरफ दर्शा रहा है लगाया जाता है। कहीं अवक्षेपण होगा तो ये चिन्ह लगाया जाता है नीचे की तरफ, तो रिएक्शन का साइन होता है। ठीक है, चलो अब हमें जानना यह है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, ठीक है, आपने मिला दिया अभी अभी Mg+O2 साइन ऑफ रिएक्शन MgO। देखिए ये दोनों तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर दिए। ठीक है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा डिफिनीशन में, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक इसे ही कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल इसकी उल्टी। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया जो है बिल्कुल इससे अलग, इसमें तो जुड़ता है, ठीक है, एक या एक से या फिर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, उसका वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। ठीक है, वियोजन का मतलब वो टूट कर, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका वियोजन होगा तो कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग, ये है। ठीक है, चलो विस्थापन, विस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर इसके बाद विस्थापन के बाद द्विविस्थापन भी पढ़ना है। विस्थापन को प्रतिस्थापन कहते हैं, विस्थापन को द्विविस्थापन नहीं कहते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बिल्कुल इसके लिए मैं आपको बढ़िया उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल देखिए आप लोग। मान लीजिए कि ये कोई दूल्हा है, ठीक है, दूल्हा है
और ये दुल्हन है, ठीक है, इनकी शादी फिक्स थी। तो कोई व्यक्ति दूल्हा को हटाकर यहाँ आके अपना स्थान ले लेगा, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? विस्थापन। विस्थापन का मतलब इसका जगह खत्म हो गया। मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग? फेरस का, कापर का, तो जिंक का, ठीक है। तो इसमें ध्यान आपको क्या देना होता है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, ये तत्व हैं, देखिए ये तत्व हैं। ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करेगा? कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो कहीं पे भी आपका जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस एग्जाम्पल के तौर पे ZnSO4 प्लस Al2 साइन ऑफ रिएक्शन। अब बताओ क्या होने वाला है? ये Zn देखो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में यहाँ है और Al यहाँ है, तो Al ऊपर है ना, तो Al इसको विस्थापित कर देगा, इसके जगह पे चला जाएगा और इसको यहाँ भेज देगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। चलिए आइए विस्थापन अभिक्रिया को फिर से एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी डिफिनीशन देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलो द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। दो अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। अगला है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ठीक है। देखिए क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ये ऊष्माशोषी। अवशोषित देखो, शोषित शोषी, समझ में आ रहा है? ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है तो ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो ऊष्माशोषी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं या जिनसे या जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, और जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, ऊष्माशोषी, ठीक है। चलिए अगला आ गया आप लोग का ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ध्यान से समझिएगा, पहले इसके लिए हमें समझना होगा उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, ह्रास होगा इसका, इसको हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, ठीक। दूसरा देखिए अपचयन। अपचयन को ध्यान से देखिए, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसे अपचयन कहते हैं। उसे उपचयन कह रहे थे और इसे अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक ही में क्या होगा, एक उपचयित हो जाएगा, यानी एक ही आपका क्या है, ठीक है, समीकरण है, और उसी समीकरण में एक उपचयित भी है, ठीक है, एक उपचयित भी है और एक अपचयित भी है, दोनों ही हैं।
जब दोनों होंगे तो उसे आप रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। ठीक है, इसका सिंबल आप ध्यान रखिएगा, अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं तो इस तरह का सिंबल होता है, ये सिंबल है इसका उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। ठीक है, तो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है और किसी भी दिशा में पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी न इधर पूर्णता होती है न इधर पूर्णता होती है, दोनों तरह ही पूर्णता नहीं होती है। इस अभिक्रिया में अभिकारक परस्पर अंतर क्रिया करके उत्पादों का निर्माण करते हैं। यानी जो अभिकारक होंगे वो आपस में ही क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद परस्पर अंतः क्रिया करके पुनः अभिकारकों का निर्माण करते हैं और उत्पाद भी अंतर क्रिया करेंगे और पुनः अभिकारक बना देंगे। ये थी उत्क्रमणीय। अब एक है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इसको समझ जाइए। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे कि मान लीजिए साइन का निशान है, ठीक है, या फिर इधर है, ठीक है, तथा पूर्णता को प्राप्त होती हैं और पूरी अभिक्रिया करती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक परस्पर अंतर क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, परंतु उत्पाद पुनः अभिकारकों में परिवर्तित नहीं हो सकते। लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद पुनः अभिकारकों में प्राप्त हो सकते थे। संक्षारण देख लीजिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब इन सब के संपर्क में आएगी तो वह संक्षारित हो जाएगी और इस प्रक्रिया को आप संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो संक्षारण का सीधा मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ नया खरीद के लाते हैं मार्केट से तो बिल्कुल चमचमाती हुई होती है, लोहे की चीज़ हो या किसी भी मेटल की, बाद में उस पर आप देखते हो कि कुछ परत जम गई होती है, जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत हो जाती है, तांबा के ऊपर हरा परत हो जाता है, लोहे को आप देखोगे तो भूरे रंग का हो जाएगा। तो ये सब संक्षारण है, किस वजह से होता है? अम्ल, आर्द्रता, ठीक है, और वायु के संपर्क में आकर ये करती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, क्या होता है इसमें? लोहे में जंग कैसे लगता है? हवा यानी कि ऑक्सीजन और आर्द्रता के कारण लोहे का संक्षारण होता है। ठीक है, इसका जंग लगता है। लोहे की सतह पर भूरे रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, नाम याद रखना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 2H2O की परत चढ़ जाती है, इसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आप लोग का विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। क्या है आपका? ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है। वसा युक्त जो आपकी सामग्री है वो खराब होने लगती है और स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आप समोसे लेकर आके आपने क्या किया, इनको वैसे ही खुले में रख दिया, तो समोसे क्या करेंगे? एयर के साथ रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करके, ठीक है, इस सामग्री को खराब होने लगेगी धीरे धीरे, इसका स्वाद और गंध दोनों ही बदलने लगेगा। ठीक है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये ऑक्सीकरण हो चुका है इसका। जब ऑक्सीकरण हो गया है तो इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला चैप्टर कंप्लीट समझ में आया। दूसरा चैप्टर हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। लेकिन जिस भी बच्चे को जहाँ भी डाउट हुआ होगा, जिस भी पॉइंट में डाउट हुआ होगा, जो चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आई होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।